हेलो एवरीवन, मैं अमित गौतम, रेजोनेंस पीसीसीपी हिंदी एंड संस्कृत कोऑर्डिनेटर। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 9th के वन शॉट रिवीजन में एक संचयन का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर जो कि क्लास 9th कोर्स बी का चैप्टर है, जो कि नाम है कल्लू कुमार की उनाकोटी। ये चैप्टर इस वर्ष संचयन वाले पार्ट के अंदर, जो इस सेशन के अंदर एग्जाम होने वाले हैं या जिन स्कूल्स में जिन्होंने कोर्स भी अटेम्प्ट किया है, उस संचयन वाले पार्ट के अंदर इस चैप्टर को ऐड किया है। कल्लू कुमार की उनाकोटी एक ही बेहतरीन चैप्टर जिसके रचयिता हैं, जिसके लेखक हैं के विक्रम सिंह, कर्नल विक्रम सिंह। तो देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर ऐसा क्या है, क्या इस चैप्टर का नाम रखने की आवश्यकता पड़ी। कल्लू कुमार की उनाकोटी, उनाकोटी शब्द क्या है और ये कल्लू कुमार नाम का व्यक्ति कौन है, तो थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ दे दूं। तो उनाकोटी का मतलब अगर हम देखें और इस शब्द को तोड़ने की कोशिश करें तो यहाँ इसका मतलब हुआ उन कोटि। ठीक है, अब ये उन कोटि जो शब्द है, कोटि शब्द जो है संस्कृत के अंदर करोड़ बोला जाता है। संस्कृत में कोटि शब्द को जो है करोड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? करोड़ कहा जाता है। ठीक है, तो उन प्लस कोटि, उनका मतलब हुआ एक कम, कि 1 करोड़ में 1 कम, ये उनाकोटी का मतलब हुआ। तो कल्लू कुमार कौन है? कि कल्लू कुमार नाम का एक व्यक्ति था जिसने एक ही रात में भगवान शंकर के द्वारा जब उनको आदेश दिया गया कि अगर आप एक रात के अंदर 1 करोड़ शिवलिंग का निर्माण कर दोगे तो मैं तुम्हें अपने साथ कैलाश ले चलने की परमिशन दूंगा, आपको निर्देश दूंगा। तो कल्लू कुमार नाम का व्यक्ति उस काम को करने के लिए जुट गया और उसने एक रात के अंदर उनाकोटी मतलब 1 करोड़ में 1 कम शिवलिंग बनाए। इसलिए उस जगह पर इतने शिवलिंग बनाने के कारण उस जगह को उनाकोटी के नाम से यहाँ पर विख्यात कर दिया, जो कि कल्लू कुमार नाम के व्यक्ति की द्वारा बसाई गई जगह है। शैव तीर्थों में से एक बहुत बड़ा तीर्थ। और कर्नल विक्रम सिंह इस चैप्टर में एक बताना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं, उनके इस पाठ के सारांश को देख करके हम जरूर मालूम करते हैं। पाठ के सारांश की अगर बात करें, स्टार्टिंग करें इस चैप्टर की, लेखक दिसंबर महीने के सन 1999 में त्रिपुरा की राजधानी अगरतला गए थे। लेखक विक्रम सिंह जो है, त्रिपुरा जो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है, उसकी राजधानी अगरतला गए। वहां लेखक को ऑन द रोड शीर्षक से 3 खंडों वाली एक टीवी श्रृंखला बनाना था। एक ऐसी सीरीज बनानी थी टीवी सीरियल के लिए जिसका नाम था ऑन द रोड। और उसी सिलसिले में उनको त्रिपुरा जाने का मौका मिला और त्रिपुरा की उस बेहतरीन वादियों के अंदर त्रिपुरा की खूबसूरती को उन्होंने इस पूरी श्रृंखला के अंदर, इस सीरीज में दिखाने की कोशिश भी की। लेखक का इस यात्रा के पीछे जो बुनियादी, जो फाउंडेशन थॉट थी, वह त्रिपुरा की पूरी लंबाई में आर पार जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 44 से यात्रा करना और त्रिपुरा से संबंधित विकास की सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों के बारे में जानकारी देना था। कि त्रिपुरा के व्यक्तियों की वेशभूषा, त्रिपुरा के व्यक्तियों का किस प्रकार का चरित्र है, उनका कल्चर किस प्रकार का है, कैसा उनका पहनावा है, किस प्रकार की उनकी बोलचाल है, किस प्रकार की जातियां वहाँ रहती है, उनका रहन सहन का तरीका, ये तमाम एक्टिविटीज़, वहाँ की कृषि, वहाँ का व्यवसाय, वहाँ के व्यक्तियों की आय व्यय, इन तमाम चीज़ों के बारे में उन्होंने यहाँ पर उनकी इंफॉर्मेशन देने का उस श्रृंखला के अंदर महत्वपूर्ण काम था। भारत के छोटे राज्यों में से एक त्रिपुरा राज्य है। इस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 34%, जो कि बहुत ज़्यादा है। ये त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश से 3 साइड से घिरा हुआ है, अर्थात त्रिपुरा राज्य के अंदर बांग्लादेशी व्यक्तियों की आवागमन लगातार होता रहता है।
बाकी भारत के दो राज्य मिजोरम और असम नॉर्थ पूर्वी सीमा से बिल्कुल घिरा हुआ है। बेलोनिया, सबरूम, कैलाश शहर, सोनामुरा ये त्रिपुरा के महत्वपूर्ण शहर हैं जो बांग्लादेश की सीमा के काफी नजदीक हैं। अगरतला सीमा चौकी से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ बांग्लादेश के लोगों का अवैध मतलब इनवैलिड तरीके से आना जाना, उनका आवागमन लगातार जारी था। यहाँ पर बाहरी लोगों की जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो गई कि यहाँ के मूल निवासी आदिवासियों की संख्या उनके मुकाबले कम होती जा रही। इसी कारण त्रिपुरा के आदिवासी व्यक्तियों के मन में असंतोष बढ़ता रहा। उनके असंतोष बढ़ने की सबसे प्रमुख वजह कि बाहरी व्यक्तियों का यहाँ जिस प्रकार से आवागमन रहा, उस आवागमन के कारण वहाँ के मूल स्थानीय व्यक्तियों का विकास उस परिदृश्य में नहीं हो पाया जिस परिदृश्य में होना चाहिए। लेखक अपना पूरा यात्रा वृत्तांत सुनाने में पहले 3 दिनों की चर्चा करते हैं जो अगरतला के इर्द गिर्द ही शूटिंग की गई। इसी दौरान लेखक ने उज्जयंत महल की भी चर्चा की। उज्जयंत महल जो कि अगरतला का मुख्य महल है और अब उसी महल में त्रिपुरा की राज्य विधानसभा बैठती है। किसी भी स्टेट की असेंबली एक बहुत बड़ी जगह पर होती है, तो जो वहाँ का उज्जयंत महल है जो कि त्रिपुरा का महत्वपूर्ण महल है, आज वर्तमान समय में उस त्रिपुरा राज्य की विधानसभा का जो पूरा कार्यभार है, वहाँ असेंबली की जो भी बैठकें होती है वो सभी इसी महल में होती है। लेखक ये बताते हैं कि त्रिपुरा में लगातार बाहर के लोगों के आने से कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई, लेकिन इससे ये लाभ भी हुआ कि राज्य बहुधार्मिक समाज का उदाहरण बन गया, क्योंकि बाहरी व्यक्तियों के आवागमन के कारण यहाँ के व्यक्तियों के अंदर जो बहुधार्मिक चीजें हैं वो शायद कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरीके से बनने लगी। ठीक है, त्रिपुरा में 19 अनुसूचित जनजातियां पाई जाती है। एसटी कास्ट की बात करें तो लगभग 19 जातियां जो है वो यहाँ पर पाई जाती है। विश्व के 4 बड़े धर्मों का प्रतिनिधित्व भी मौजूद है, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो। तो चारों प्रमुख धर्मों का प्रतिनिधित्व यहाँ देखने को मिलता है। अगरतला के बाद लेखक टिलियामुरा का भी वर्णन करते हैं। यह एक कस्बा है, एक टाउन है टिलियामुरा, जो कि त्रिपुरा का बहुत अच्छा टाउन, एक बड़ा सा गांव ही है। यहीं पर लेखक की मुलाकात त्रिपुरा के एक प्रसिद्ध लोक गायक, वहाँ का जो लोकल सिंगर है जिनका नाम है हेमंत कुमार जमातिया, त्रिपुरा के उस कस्बे के महत्वपूर्ण गायक, एक बहुत बड़े सिंगर जो कि लोक गायक ही हैं, उनसे मुलाकात होती, जिन्हें सन 1906 ईस्वी में संगीत के क्षेत्र में नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। हेमंत कोक बारोक बोली में गीत गाते हैं। वहाँ की लोकल लैंग्वेज त्रिपुरा की कबीलाई बोलियों में से एक मानी जाती है कोक बारोक। वहीं टिलियामुरा शहर के वार्ड नंबर 3 में लेखक की मुलाकात एक और गायक मंजू ऋषिदास से होती है। मंजू ऋषिदास त्रिपुरा में पाए जाने वाले मोचियों का काम करने वाले ऐसे एक समुदाय का नाम है। इस समुदाय के लोग जूते बनाने के साथ साथ तबला और ढोल बनाने का काम भी करते हैं। तो इस तरह से जैसे जैसे ये त्रिपुरा राज्य में आगे बढ़ते चले गए, लेखक विक्रम सिंह जो हैं उन्होंने वहाँ की एक एक चीज के अंदर घुलने मिलने का प्रयास किया और कई ऐसे व्यक्तियों से उनकी मुलाकातें हुई जिस वजह से त्रिपुरा की पहचान आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। मंजू ऋषिदास जो कि उस मोचियों के समुदाय से संबंधित थे, एक आकर्षक महिला थी और वह रेडियो कलाकार होने के साथ साथ नगर पंचायत में
अपने वार्ड का प्रतिनिधित्व भी करती थी। उन्होंने लेखक के लिए 2 गीत भी गाए। लेखक ने त्रिपुरा में उपस्थित प्राकृतिक जो नेचुरल दृश्य हैं उसका उन्होंने छटा का वर्णन करते हुए कहा कि त्रिपुरा की प्रमुख नदियों में से एक मनु नदी है। अगर त्रिपुरा की बहाव क्षमता देखें, वहां के नदियों के बारे में बात करें तो एक नदी का नाम है मनु, जिसके किनारे पर स्थित एक छोटा सा कस्बा मनु है। जिस वक्त हम मनु नदी के पार जाने वाले पुल पर पहुंचे थे, तभी सूर्य मनु के जल में अपना सोना उड़ेलने का प्रयास कर रहा हो। लेखक त्रिपुरा जिले में जब प्रवेश कर गए तो उन्होंने वहां की लोकप्रिय घरेलू विधियों में से एक अगरबत्ती के लिए बनाई जाने वाली बांस की पतली सीखें तैयार करने वाले घरेलू उद्योग का भी मुआयना किया, उसको भी पूरी तरह से निरीक्षण किया। बांस की इस पतली सीखों को अगरबत्तियां बनाने के लिए कर्नाटक और गुजरात भेजा जाता है। उत्तरी त्रिपुरा जिले का मुख्यालय कैलाश शहर, एक बहुत बड़ा मुख्यालय जो कि त्रिपुरा के अंदर है और बांग्लादेश की सीमा के बहुत करीब है। त्रिपुरा में एक स्थान है जिसका नाम है उनाकोटी, और मैंने प्रारंभ में ही आपको जब इस टाइटल के बारे में बताया था तो उनाकोटी का संक्षिप्त परिचय भी दिया है, जिसके बारे में लेखक कुछ नहीं जानते थे। लेखक उस जगह की विशेष जानकारी वहां के जिलाधिकारी से प्राप्त होती है। उनाकोटी का मतलब होता है उन प्लस कोटि, 1 करोड़ से एक कम। इस दंत कथा, एक दंत कथा इसके पीछे वहां के लोगों की थिंकिंग है। उनाकोटी में शिव जी की 1 करोड़ से भी एक कम मूर्तियां पाई जाती है। विद्वानों का मानना है कि ये 10 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा के भाग में फैली हुई है। पाल शासन के दौरान 9th और 12वीं सेंचुरी तक 300 वर्षों में यहाँ चहल पहल रहा करती थी। पहाड़ों को अंदर से काट करके यहाँ पर बड़ी बड़ी आधार वाली, बुनियादी वाली मूर्तियां बनी हुई है। एक विशाल चट्टान पर ऋषि भगीरथ की प्रार्थना पर स्वर्ग से पृथ्वी पर गंगा के अवतरण की पौराणिक कथा को चित्रित किया गया। गंगा अवतरण के धक्के से कहीं पृथ्वी फंसकर पाताल लोक में न चली जाए, इसलिए शिव जी को इसके लिए तैयार किया गया। वे अपनी जटाओं में गंगा को उलझा लें, इसके बाद इसे पृथ्वी पर धीरे धीरे बहने दें। एक पूरे चट्टान पर शिव जी का चेहरा बना हुआ है और उनकी जटाएं 2 पहाड़ों की चोटियों पर फैली हुई है। शिव जी की यह भारत में सबसे बड़ी आधार मूर्ति है। पूरे वर्ष बहने वाला एक जलप्रपात, एक झरना पहाड़ों से गिरता है, जिसे गंगा जितना ही पवित्र माना जाता है। यह पूरा क्षेत्र ही देवी देवताओं की मूर्तियों से संबंधित है। स्थानीय आदिवासियों का यह मानना है कि इन मूर्तियों का निर्माता कल्लू कुमार नाम का एक व्यक्ति था। अब यहाँ पर उसके बारे में कहानी वो सुनाना चाहेंगे कि कल्लू कुमार को इस प्रकार की मूर्तियां बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। वह पार्वती जी का बहुत सच्चा भक्त था। शिव पार्वती जी के साथ उनके निवास स्थान कैलाश मानसरोवर पर, कैलाश पर्वत पर जाना चाहता था। पार्वती जी के कोशिश करने के बावजूद शिव जी कल्लू को कैलाश पर्वत पर जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन इसके लिए एक शर्त रखी कि उसे एक ही रात में शिव जी की 1 करोड़ मूर्तियां बनानी होगी। अपनी धुन का, अपनी कला का पक्का कल्लू कुमार नाम का व्यक्ति मूर्तियां बनाने के काम में लग गया, लेकिन सुबह हुई तो उनमें 1 करोड़ से एक कम मूर्तियां मिली। और कल्लू नाम की मुसीबत से पीछा छुड़ाने के लिए शिव जी ने इस बात को मुद्दा बना लिया कि आपने एक मूर्ति कम बनाई है, और उनको उसी जगह पर छोड़ दिया। तब से लेकर के आज तक के लोग उनाकोटी के नाम से ही इस जगह को जानते हैं और कैलाश चलते बने। अब कुछ प्रश्न इसमें देखते हैं। उनाकोटी का अर्थ स्पष्ट करते हुए बताइए कि स्थान का नाम क्यों प्रसिद्ध है। अभी अभी इसके बारे में जिक्र की कि उनाकोटी का अर्थ 1 करोड़ से कम। इस पर भगवान शिव की 1 करोड़ से कम मूर्तियां बनने के कारण इस स्थान को उनाकोटी के नाम से प्रसिद्धि मिली है। पाठ के संदर्भ में उनाकोटी में स्थित गंगा अवतरण की कथा को, यहाँ पर भागीरथ के बारे में भी हमने जिक्र किया कि पहाड़ों को काट करके विशाल आधार की मूर्तियां बनाई गई।
अवतरण के धक्के से कहीं पृथ्वी के नीचे वो न चली जाए। भगवान शंकर का इतना बड़ा चित्र बनाया गया, पहाड़ों को, इन शिलाओं को काट करके, जिनकी जटाएं फैली हुई है, और गंगा माँ जो है वो शिव जी की जटाओं के अंदर समाती हुई दिख रही है। इस प्रकार से गंगा अवतरण की कथाएं एक जलप्रपात के रूप में वहाँ दिखती हुई हमें नजर आती है। मेरी रीड में एक झुरझुरी सी जुड़ गई। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि मेरी मेरू रज्जी के अंदर एक झन्नाटा सा जुड़ गया। लेखक के इस कथन के पीछे कौन सी घटना है? राजमार्ग 44 पर टिलियामुरा से जब 83 किलोमीटर आगे मनु नाम के स्थान पर शूटिंग करने के लिए जा रहा था, तो यात्रा में सीआरपीएफ की सुरक्षा में चल रहा था। लेखक और उसका कैमरामैन हथियारबंद गाड़ी में चल रहे थे। लेखक अपने काम में इतना बिजी था कि उसके मन में डर के लिए जगह ही नहीं थी। तभी एक सुरक्षाकर्मी ने निचली पहाड़ियों पर रखे 2 पत्थर की ओर ध्यान आकृष्ट करके कहा कि 2 दिन पहले ही उनका एक जवान विद्रोहियों के द्वारा मार डाला गया। और जब ये बात सुना तो निश्चित तौर पर विक्रम सिंह, जो इस पाठ के लेखक हैं, उनके मन में, उनके दिल में एक झुरझुरी उत्पन्न हो गई, कहीं उनकी भी मृत्यु न हो जाए। त्रिपुरा बहुधार्मिक समाज का उदाहरण कैसे बना? क्योंकि बाहरी लोगों का आवागमन रहा, दूसरे राज्यों से लोग यहाँ आते रहे, चारों प्रकार के विशेष धर्मों वाले व्यक्ति यहाँ रहे। इस कारण से अनेक धर्मों का समावेश होने के कारण त्रिपुरा बहुधार्मिक समाज का उदाहरण बन गया। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में आने लायक हैं। लेखक ने त्रिपुरा में बौद्ध धर्म की क्या स्थिति देखी? कल्लू कुमार की ऊनाकोटी के आधार पर बताइए कि त्रिपुरा के बाहरी हिस्से पेचारथल एक जगह है, वहाँ एक सुंदर बौद्ध मंदिर है। उसको देखने से 19 कबीलों में से 2 चकमा और बुद्ध महायानी बौद्ध हैं। त्रिपुरा में माम्यार से चटगांव के रास्ते आए। इस मंदिर की मुख्य बुद्ध प्रतिमा 1930 में रंगून से लाई गई। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बौद्धिक शिक्षा, बौद्धिक संस्कृति देखने को मिलती है। दीर्घ उत्तरीय यानी बड़े प्रश्नों में देखें कि लेखक को अपनी यात्रा में शूटिंग के लिए क्या क्या खतरे उठाने पड़े, इस तरह की परिस्थितियों का विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, ऐसी परिस्थितियों को रोकने के लिए कुछ सुझाव दीजिए। लेखक को अपने धारावाहिक की शूटिंग करने के लिए त्रिपुरा जाना पड़ा। बाहरी लोगों की भारी आवक के कारण स्थानीय लोगों में गहरा असंतोष है, ऐसा वहां जाके मालूम पड़ा। हिंसा की चपेट में अक्सर आ जाता है। 80 किलोमीटर लंबी यात्रा के दौरान सीआरपीएफ की सुरक्षा में लगातार चलना, मौत का भय उसको लगातार सताए रहना, आशंकित करना, इस तरह की परिस्थितियों के कारण पर्यटन उद्योग पूरी तरह से चकनाचूर है। इसके अलावा अन्य उद्योग धंधों विकास का भी नहीं हो पाया, जिसका दुष्प्रभाव प्रदेश की इकोनॉमिक्स पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों को रोकने के लिए सरकार को असंतुष्ट लोगों के साथ मिलकर के बातचीत करनी चाहिए, उनकी समस्याओं को समाधान करने, उनके निराकरण के प्रयास करते रहने चाहिए। तो इस तरह से हमने अभी पाठ के सारांश को जाना। ऊनाकोटी क्या चीज़ है, ऊनाकोटी के बारे में हमने जाना। इस पाठ में महत्वपूर्ण कौन कौन से प्रश्न हैं जो कि हमारे पाठ्य पुस्तक में हैं, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो कि परीक्षा में महत्वपूर्ण रूप से आ सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में जाना। तो इस तरह से आज के इस वन शॉट रिवीजन में इस चैप्टर को हमने बहुत पूरी तरह से प्रश्नोत्तर के साथ जानने का प्रयास किया। आप सभी को आगामी परीक्षाओं के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।